सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या। इससे पहले हमने मानव भूगोल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उससे अवगत हुए थे हम। आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के बारे में। इससे पहले हम टॉपिक को शुरू करें तो हमें जान लेना आवश्यक है कि जनसंख्या क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, जनसंख्या यानी कि किसी भी इलाके में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत आज हम इसका वितरण यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व के बहुत सारे देशों में कैसे जनसंख्या फैली हुई है, उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी और उसकी वृद्धि कैसे हुई है, इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ सामान्य सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इस समय विश्व की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तकरीबन वो 700 करोड़ है और विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश एशिया के हैं, चाहे वो चीन हो, भारत हो। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए आता है, जो एशिया का देश नहीं है, लेकिन इसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। 10 देशों में से 6 जो कंट्री हैं वो एशिया की हैं। और इन देशों में अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र से काफ़ी छोटे देश हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़े देश हैं ये, अगर हम चीन को छोड़ दें तो। और वृद्धि की बात करें अगर हम, तो तकरीबन 1804 तक, अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआत में विश्व की जनसंख्या तकरीबन 100 करोड़ थी, लेकिन 1927 तक वो दुगनी होकर 200 करोड़ हो गई और 1974 तक 400 करोड़ हो चुकी थी विश्व की जनसंख्या। और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 800 करोड़ हो जाएगी। तो जनसंख्या में अगर आप देखें तो वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है वो एक असामान्य ढंग है काफ़ी। जैसे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1804 तक सिर्फ 100 करोड़ थे और उससे पहले 10,000 साल लग गए थे 1 करोड़ तक आने में जनसंख्या को। तो असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। इसकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे औद्योगिकरण वगैरह या भौगोलिकरण। औद्योगिकरण से मेनली ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर आप 19वीं शताब्दी की शुरुआत से देखें अब तक, तो एक रेवोल्यूशन आगे जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है और ये वृद्धि इस प्रकार से हुई है। तो हम टॉपिक ऑफ शुरू से अगर हम पढ़ें तो सबसे 12वीं की कक्षा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम चलते हैं घनत्व पर, या जनसंख्या का घनत्व, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि ये होता क्या है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली लोगों की जनसंख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, या क्या आप बोल सकते हैं पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, या प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। अगर हम जनसंख्या घनत्व अगर आपको बोले कि आप निकाल के दिखाओ, तो हम निकालते कैसे हैं कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह की जनसंख्या 15,000 है और वहाँ का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो अगर हम निकालें तो घनत्व वहाँ पर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकल जाएगा। ऐसे अगर भारत का निकालना हो जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति व्यक्ति, तो आप भारत की कुल जनसंख्या जो इस समय अनुमानित 130 करोड़ से प्लस है और कुल क्षेत्रफल जो तकरीबन 3,82,287 लगभग वर्ग किलोमीटर है, आप वहाँ से निकाल सकते हो। 32,87,000 तकरीबन लगभग है, जो वो कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले चाइना ने भारत के कुछ एरिया को कवर कर लिया था, तो तकरीबन 1,000 वर्ग किलोमीटर एरिया था। तो ये इसमें फ्लक्चुएशन चलती रहती है। तो किसी भी घनत्व को निकालने का तरीका यही है कि आप कुल जनसंख्या बाय कुल जो टोटल एरिया है से जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो अगर हम पूरे विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम को अगर हम स्टडी करें तो उनको आप 3 अलग अलग कारकों में बांट सकते हैं, चाहे भौगोलिकों, आर्थिकों और सामाजिक सांस्कृतिकों। वितरण यानी कि इन तीनों तत्वों से, इन तीनों कारणों से जनसंख्या किस प्रकार से प्रभावित होती है। अगर भौगोलिक कारणों की बात करें तो जल की उपलब्धता, आपने देखा होगा कि जहाँ जल आसानी से पीने का जल जहाँ पर आसानी से उपलब्ध है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है।
तो जल की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। भू आकृतियाँ यानी कि ज़मीन कैसी है, अगर आप पर्सनली बात करो तो कोई भी व्यक्ति उस इलाके में रहना पसंद करेगा जहाँ ज़मीन समतल हो, ना कि उबड़ खाबड़ हो। तो भू आकृतियाँ ज़मीन कैसी है, वहाँ पर पर्वत हैं, पठार हैं, उबड़ खाबड़ या फिर समतल मैदान है, ये डिपेंड करता है। और आप देखोगे कि मैदानी इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके बाद अगला जो हमारा भौगोलिक कारक है वो है जलवायु। जलवायु का सम या विषम होना बहुत मायने रखता है। अगर आप भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें विश्व में देखो तो ज़्यादातर जलवायु वाले ऐसे इलाकों पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पर जलवायु सम है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की या मेडिटेरियन बेल्ट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर देखिए जनसंख्या बहुत डेंस है। तो ऐसे इलाकों पर जहाँ जलवायु सम है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, ना कि जहाँ पर विषम जनसंख्या है। तो जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार मृदाएं, ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मृदा उपजाऊ हो। कोई भी ऐसे इलाके में रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर बंजर मृदा हो या भूमियाँ हो। अगर आप बात करें कि राजस्थान या डेजर्ट जो एरिया देख सकते हैं, वहाँ की मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पर देखोगे आप कम जनसंख्या है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूपी बिहार की तरफ आओ तो वहाँ जनसंख्या बहुत है, वहाँ पर समतल मैदान है, मृदाएं बहुत उपजाऊ हैं। तो मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जनसंख्या की वृद्धि में, यानी कि उसके वितरण को प्रभावित करने में। अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो खनिज बहुत ही प्रभाव डालते हैं। आपने भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके देखे जहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं और वहाँ पर खनिजों से जुड़कर औद्योगिकरण होता है और उन इलाकों पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा डेंस होते हैं, ज़्यादा घनत्व वाले इलाके होते हैं। ऐसे नगरीकरण भी एक ऐसी सुविधा है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है। नगरों में आपने महानगर देखे हैं भारत में, बहुत बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे आपके आसपास के अगर गांव के पास के कोई शहर है तो आप देखोगे वहाँ भी आपके गांव की कंपेयर में ज़्यादा जनसंख्या। तो नगरीकरण भी किसी भी क्षेत्रीय जनसंख्या को प्रभावित करता है। और तीसरी बात है औद्योगिकरण आर्थिक कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ पर लोगों को तरक्की करने के, काम करने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होती है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास देखो वो डेंस होते हैं। तो औद्योगिकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारण है। अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो लोग ऐसे इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनके समाज के समान संस्कृति के लोग बसते हों। आपने बहुत सारे ऐसे इलाके देखे हैं जो हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य कहलाते हैं। उन इलाकों में देखोगे बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक ही संस्कृति के लोगों की है। और बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर एक ही संस्कृति के लोग बसते हैं कि रीति रिवाजों के लोग, जिनके खाना पीना रहन सहन वो समान हो। तो ये कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण 3 प्रकार से आप बांट सकते हो, चाहे भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक। भौगोलिक में हमने पढ़ा जल की उपलब्धता, जनसंख्या वहाँ रहना पसंद करते हैं लोग जहाँ पर जल आसानी से मिले। कोई भी ऐसे इलाके में रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ जल दुर्लभ हो। ऐसे जहाँ भू आकृति यानी कि भूमि का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उच्चावच कैसा है, समतल मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ऐसे जलवायु की अगर हम बात करें, ऐसे इलाके जहाँ पर जलवायु अच्छी है रहने के लिए, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंड है, ऐसे इलाके अगर आप देखोगे तो अगर आप पोल्स पर देखते हो, हाई पोल्स हैं, तो वहाँ पर उच्च अक्षांशों पर देखोगे जनसंख्या बहुत कम है। और मेडिटेरियन बेल्ट में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार जहाँ पर मृदा उपजाऊ होती है, अच्छी प्रोडक्टिव लैंड है, जहाँ पर फसलें आसानी से उग रही हैं, उन इलाकों में भी जनसंख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। खनिज भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर खनिज आसानी से मिलते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं और वहाँ जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। नगरीकरण यानी कि शहरी इलाके जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार औद्योगिकरण और समान समाज और संस्कृति यानी कि समान रीति रिवाज और रहन सहन, पहनावा, इस प्रकार के कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम बात करें जनसंख्या की वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। एक समय अंतराल के बीच जनसंख्या के अंदर आए गए परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है।
समयांतराल, जैसे कि अगर जनगणना की बात करें तो भारत में 10 साल बाद जनगणना करते हैं, 2001 में, 2011 में, अब हम 2021 में जनगणना करेंगे। तो ये एक निश्चित समयांतराल के बीच जनसंख्या के अंदर आने वाला परिवर्तन, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। जब जनसंख्या एक निश्चित समय अंतरालों के बीच बढ़ती है तो उसे हम धनात्मक या पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, मान लो 100 करोड़ थी और वो 10 साल बाद या एक निश्चित समय अंतराल के बाद बढ़कर 115 करोड़ होगी, तो वो सकारात्मक परिवर्तन है। और इसी प्रकार ऋणात्मक या नेगेटिव ग्रोथ वो होती है जब एक समय अंतराल के बाद जनसंख्या कम हो जाए, तो वो होती है नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर आप बात करो तो वो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, दोनों को ही आप लिखोगे और बोलोगे भी सेम। जब आप जनसंख्या वृद्धि की बात करो तब बताओगे कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, वो कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की बात करें तो वो है जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन क्यों होता है? जन्म की वजह से, या तो जन्म ज़्यादा हो गया, मृत्यु और प्रवास, ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जनसंख्या के परिवर्तन को जो प्रभावित करते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। और इसके अंदर CBR और CDR आपको पता होना चाहिए, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, यानी कि संशोधित असंशोधित जन्म दर, असंशोधित मृत्यु दर, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले बच्चों के जन्म को आप क्रूड बर्थ रेट, या इसी प्रकार उस जनसंख्या में एक वर्ष में उस जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या को आप क्रूड डेथ रेट बोल सकते हो या CDR बोल सकते हो। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास में भी आप 2, आप्रवास और उत्प्रवास। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन क्यों आता है? या तो वहाँ पर कोई आकर बस जाए तो उससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और अगर उससे कोई व्यक्ति चला जाए उस भौगोलिक क्षेत्र से तो भी उस जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। तो जनसंख्या के परिवर्तन में जन्म से, मृत्यु से तो आता है परिवर्तन, साथ ही साथ प्रवास से भी आता है। प्रवास में आप्रवास, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में लोग आकर बस जाएं, और उत्प्रवास जब उस इलाके से लोग चले जाएं, तो ये भी इसको प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 कारक हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। पुल और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होते हैं? पुल यानी खींचना। पुल फैक्टर वो होते हैं, वो सुविधाएं जो किसी भी देश की जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे आप लोग अच्छी सुविधाओं के लिए शहर में जाते हैं, तो उच्च शिक्षा, शहरीकरण या जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, ये सारी या अच्छी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे औद्योगिक, कोई भी, तो ऐसे कारण जो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन्हें हम पुल फैक्टर कहते हैं। और ऐसे कारक जो जनसंख्या को बाहर की तरफ जाने पर मजबूर करते हैं उसे हम पुश फैक्टर कहते हैं। अपकर्ष कारक वो होते हैं जनसंख्या को, किसी भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, नगरीकरण हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो। और प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या को बाहर जाने पर मजबूर करते हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर निम्न स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नंबर के 12वीं कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रवास के आप्रवास और उत्प्रवास भी महत्वपूर्ण कारक है। तो इस चैप्टर के लास्ट में एक और, अगर आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आपको 3 नंबर के लिए एक और सिद्धांत आ सकता है, वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं। इसको सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, और थॉमसन को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहते हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी देश की या किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में। इसके इन्होंने 3 स्तर बताए, 3 स्टेजेस बताए।
पहले स्तर में जन्म और मृत्यु दर बहुत ऊंची रहती हैं, ऐसे इलाके जो पिछड़े होते हैं वो धीरे धीरे तरक्की करते हैं। दूसरे स्तर में आके वो जनसंख्या में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। जन्म उच्च ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो विकसित होने लगती हैं और जन्म और मृत्यु दर में हल्का सा एक स्टॉप आता है। और अगर हम अंत की बात करें, तीसरे स्तर में आकर जनांकीय संकरण सिद्धांत के तीसरे स्तर में अगर हम बात करें तो जन्म और मृत्यु दर बिल्कुल ही रुक जाती है, यानी कि लोगों के मरने की संख्या भी बहुत कम होती है और जन्म की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि उस समय तक उस भौगोलिक क्षेत्र में शिक्षा और जो मेडिकल या फिर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर विश्व जनसंख्या। आज हमने इसके वितरण के बारे में, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा। वितरण जैसे हमने बताया था कि किस प्रकार देशों में जनसंख्या का वितरण है। 10 अगर हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रियों की हम बात करें तो उनमें से 6 एशिया के हैं। घनत्व महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद हमने जनसंख्या परिवर्तन घटक, जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने पढ़ा था। आप्रवास, उत्प्रवास, प्रतिकर्ष, अपकर्ष कारक, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।